हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसा फिर से आपके सामने लिखा हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 9 एमीन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का उसके आंसर्स है। बहुत ही अच्छा वीडियो। आज हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी इन्हीं में से ही पूछे गए और जो आने वाला पेपर है 2025 का, इसी में से ही 100% ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ पड़ते हैं, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। इसके बाद भी है जैव अणु। तो इसके ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ पड़ते हैं, लॉजिकल होते, रिएक्शनों पर बेस्ड होते और कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में यानी तुरंत वन टाइम में वो आंसर क्लिक नहीं हो पाते। तो अगर हम इसको एक बार आज देखेंगे तो हमें इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएंगे। इसके पहले भी मैंने चैप्टर 1 to चैप्टर 8 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को उनके आंसर सहित मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो आज हम समझने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 9 एमीन, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए 2005 से 2024 तक। तो आप बने रहिए मेरे साथ। एक एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। तो यहां पर हम देखते हैं चैप्टर 9 एमीन और एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12th रसायन 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एमीन क्या है। एमीन एक कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है मूलक और दूसरा भाग होता है क्रियात्मक समूह। तो मूलक के बारे में तो हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको मूलक के बारे में पता होना चाहिए कि मूलक दो प्रकार के होते हैं, एल्किल मूलक और एरिल मूलक। एल्किल मूलक एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करने के बाद शेष बचा भाग एल्किल मूलक कहलाता है। जैसे CH3 हो गया, C2H5, C3H7, C4H9, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। और मूलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। तो R एल्किल मूलक भी हो सकता है। अभी जैसा मैंने बताया, मान लो सपोज करो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, मेथिल, एथिल। R एरिल मूलक भी हो सकता है। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एरिल मूलक बनता है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। तो एक H रिप्लेस होगा तो कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसलिए जो R है उस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये दोनों मूलक होते हैं, ये एल्किल मूलक है और ये एरिल मूलक है। अब दूसरा पार्ट जो इसका होगा क्रियात्मक समूह, वो होगा एमीन। तो जो ये एमीन बने हुए हैं कार्बनिक यौगिक, कैसा कहा जाता है? ये अमोनिया के व्युत्पन्न है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो हम अमोनिया का यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसकी पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिखेंगे? 1s2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2p3। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम s और p के ऑर्बिटल देखें तो s ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 3। p में 3 बॉक्स होते हैं, तो यहाँ पर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर नाइट्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाते तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन है इसके हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए यहाँ पर। तो ये जो s के इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये 3 इलेक्ट्रॉन p के बता रहा है। तो ऐसे ये हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन और अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा कर लेगा। अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जिसे ये रासायनिक अभिक्रियाओं में दान दे सकता है। तो लुईस ने बताया था कि ऐसे अणु जिनमें उसके केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, वो रासायनिक क्रियाओं में दान दे सकता है, वो क्षार के समान व्यवहार करेगा, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? लुईस क्षार बोलेंगे। तो अमोनिया ऑलरेडी यहाँ पर लुईस क्षार है। अब अमोनिया से क्या बने? अमोनिया से एमीन बने। तो हम देखते हैं यहाँ पर अमोनिया से एमीन। तो अमोनिया का जो सूत्र है वो है यहाँ पर NH3। तो अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। अब यहाँ पर नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो जब एक एक हाइड्रोजन R के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी R जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? RNH2, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन बोलते हैं इसको।
अब इससे भी एक H रिप्लेस हो जाएगा, फिर एक R जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर डबल RNH, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एमीन यानी द्वितीयक एमीन। और फिर यहां से एक और H निकल जाएगा R के द्वारा, तो क्या बनेगा ट्रिपल R और N, इसको बोलेंगे हम तृतीयक एमीन। तो हमने देखा यहाँ पर कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया कहीं पर, तो इनमें भी सबके पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं कि एमीन खाली स्थान प्रकृति के होते तो क्षारीय प्रकृति के होते। क्यों है क्षारीय? क्योंकि अमोनिया के ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा था, तो इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी को दान दे सकते हैं, जैसे मान लो प्रोटॉन H+ आयन इससे जुड़ सकता है, तो हम ये भी बोलते हैं कि ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार H+ देने वाला क्षार और H+ लेने वाला H+ देने वाला अम्ल और H+ लेने वाला क्षार, तो ये H+ ले भी सकते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उसकी, क्योंकि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे अगर H को फिर स्टेबिलिटी गेन करनी है, स्थायित्व, तो 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। तो यहाँ पर ये H+ लेगा, तो ब्रोंस्टेड-लोरी ने बताया था H+ लेने वाला क्षार, तो भी ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा H+ आयन यानी प्रोटॉन को देगा, हाइड्रोजन को देगा। तो हमने ये बताया यहाँ पर एमीन क्या है और एमीन की क्षारीय प्रकृति को समझा, मूलक को समझा। अब हम यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को समझते, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम इसको देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। क्या लिखना है? मैं नाम और इसका सूत्र बताना है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। अब C6H5 का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं हम? बेंजीन। और यहां पर SO2 को बोलेंगे हम सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल। और Cl यहां पर कहलाएगा क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ऐसे इसका सूत्र हो गया C6H5SO2Cl। ये ज्यादातर मैच द कॉलम में भी पूछा जाता है। एक तरफ इसका फॉर्मूला लिख देंगे, एक तरफ उसका नाम लिख देंगे। एक तरफ लिखा होगा C6H5SO2Cl, एक तरफ उसका नाम लिखा होगा। नहीं तो वन वर्ड में भी आता है, जैसा क्वेश्चन लिखा है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। हिंसबर्ग वैज्ञानिक का नाम है, उनके द्वारा ये बनाया गया होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में बनने वाले यौगिक का रासायनिक नाम व सूत्र। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों और ऑयल मतलब होता है तेल। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है उसमें सरसों के तेल के समान गंध आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो इसमें बनने वाला जो यौगिक है, यहाँ यौगिक बनेगा RNCS। इसमें क्या बनता? RNCS। अब जो यहाँ पर R है इसका नाम होता है एल्किल। R मतलब एल्किल, R एल्किल। और N से आएगा यहाँ पर आइसो, और S से आएगा यहाँ पर थायो, S से क्या आएगा? थायो। और C से आएगा यहाँ पर साइनेट, C से क्या आएगा? साइनेट। एल्किल आइसोथायो साइनेट एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन भी है। तो ये यौगिक बनता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि क्रिया है क्या यहाँ पर। तो जब प्राथमिक एमीन यानी RNH2 प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराई जाती है मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो कार्बन डाइसल्फाइड का अगर हम यहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन से 2 सल्फर इस प्रकार जुड़े रहेंगे। तो इससे क्रिया होगी यहाँ पर, तो कार्बन और सल्फर के बीच का एक बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो ये इस टाइप का हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड C, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन पर सल्फर पर फ्री हो जाएगा। और यहां से N से निकल जाएगा एक H। तो H जो निकलेगा वो यहाँ पर सल्फर से जुड़ जाएगा, और जैसे इससे H निकला तो N का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये यौगिक बनेगा N, R और H, एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। फिर इसकी क्रिया HgCl2 मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड से करवाएंगे।
तो जो यहां से यौगिक निकलेगा, यहां से निकलेगा RN और CS, ये निकल जाएगा। यानी क्या निकलेगा, RNCS ये निकलेगा। तो अभी हमने ऊपर बताया है RNC और S ये निकलेगा। फिर यहां पर जो Hg है, Hg किसके साथ निकलेगा, सल्फर के साथ निकलेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। यहां पर 2 H यहां रह गए हैं और 2 क्लोरीन यहां पर, तो यौगिक क्या बनेगा यहाँ पर 2HCl ये बन जाएगा। तो ये है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, यानी जब प्राथमिक एमीन को मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है, इसलिए हम इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो ये मैंने आपको क्रिया भी बताई है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना क्या था कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है उसका नाम और उसका सूत्र हमें यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरबैन का तेल, ऑयल ऑफ मीरबैन, मीरबैन का तेल किसे कहते हैं, तो मीरबैन का तेल नाइट्रोबेंजीन, तो हमें यहां पर नाम लिखना है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। यहां पर इसका सूत्र भी देख सकते हैं C6H5NO2। तो जब बेंजीन के ऊपर NO2 नाइट्रो क्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा तब हम इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। अगर रिंग फॉर्म में हम इसको देखें तो इस प्रकार इसको देख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर अटैच होगा NO2, तो ये कहलाएगा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। तो मीरबैन का तेल अगर हम नाम लिखते तो भी नंबर मिलते, यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं कि नाम लिखना है कि सूत्र लिखना है, तो हम सूत्र भी लिख सकते थे तो भी हमें नंबर मिल सकते थे। और अगर आपको दोनों याद है, नाम भी याद है और सूत्र भी याद है उसका, तो हम दोनों लिख सकते हैं, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा बोर्ड में, तो बच्चे को आसानी से नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र लिखिए। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र लिखना है तो क्लोरोपिक्रीन का सूत्र होता है CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। चूंकि ये क्लोरोफॉर्म से बनता है इसलिए हम इसको नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म। तो हम ये देखते हैं ये बनता कैसे, क्योंकि हमें इसका सूत्र ही बताना है। तो जब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ओपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो कार्बन से यहाँ पर एक H अटैच है और 3 क्लोरीन अटैच है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी मेथेन का व्युत्पन्न है, इसलिए हम इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे करवाई जाएगी, नाइट्रिक अम्ल से, यानी HNO3। जब भी HNO3 की क्रिया किसी कार्बनिक यौगिक से करवाएंगे तो हम जनरली इसको ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, HONO2 ये लिखेंगे हम, HONO2। तो यहां से क्या होगा कि HONO2, यहां से H निकल जाएगा और यहां से OH निकल जाएगा, तो क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, यानी यहां से H बाहर हो जाएगा। तो CCl3 तो उससे अटैच ही है और यहाँ पर NO2 अटैच हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, और इसका जो कमर्शियल नेम होता है इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन नाइट्रो क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर केवल इसका सूत्र बताना था कि इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीन की प्रकृति लिखिए। अब एमीन की प्रकृति कैसी होती है, तो अभी हमने बताया था कि एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय। सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते। अब पूछा कि क्षारीय प्रकृति का कारण बताओ, तो बोलेंगे एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण बताओ, अभी हमने बोला था यहाँ पर। तो एमीन क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं यहां पर, केवल नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये हम इसका आंसर यहां पर लिख सकते थे। तो एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण है नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में खुला रखने पर एनिलीन काला भूरा क्यों हो जाता है, यानी एनिलीन
एनिलीन मतलब जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होता है तो हम उसको एनिलीन बोलते हैं, C6H5NH2 एनिलीन। तो हम यहां पर लिखेंगे कि वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है, वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा यानी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो क्या लिखेंगे हम, वायु से ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रिकारी मिश्रण यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या है, ये भी एग्जाम में पहले बहुत पूछा जाता था। तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 व सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, सांद्र H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसको हम TNT के नाम से बोलते हैं। ट्राई मतलब टी और नाइट्रो मतलब N और टोलुइन मतलब टी। TNT किस प्रकार का पदार्थ है, तो TNT विस्फोटक पदार्थ है, एक्सप्लोजिव मटेरियल है, विस्फोटक पदार्थ। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है। तो जब टोलुइन की क्रिया मैं बता देता हूं यहां पर, टोलुइन जब बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो, CH3 अटैच हो तो हम इसको बोलते हैं टोलुइन। तो जब टोलुइन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाती है, नाइट्रिक अम्ल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं HONO2, HNO3 होता है। तो जो NO2 होगा यहाँ पर, जो टोलुइन है उसके दूसरे नंबर के कार्बन से यहाँ पर CH3 यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर अटैच होगा, 3 जगह अटैच होगा, NO2 और NO2। तो हम इसको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 NO2 अटैच हुए इसलिए 3 लगा देंगे, और जहां पर ये NO2 अटैच होगा वहां से H को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से 3H2O बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे बनेगा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एक विस्फोटक पदार्थ। एक चीज ध्यान रखें, जिसके भी नाम में ये शॉर्ट फॉर्म TN आ गया यानी ट्राई नाइट्रो आ गया और पूछेगा उसकी प्रकृति, तो आपको ध्यान रखना है ज्यादातर विस्फोटक प्रकृति के होते हैं, जैसे TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इस टाइप के। जैसे आगे दिया है TNB, एक और दिया है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन से जब 3 NO2 जुड़े हों बेंजीन से, तो बेंजीन से जब NO2 जुड़ेगा तो 135 पोजीशन पर जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी विस्फोटक पदार्थ है, ये हम इसकी बात कर रहे थे ट्राई नाइट्रोटोलुइन की। तो यहां पर हम देखते हैं, अब जब बेंजीन की क्रिया इससे करवाई जाएगी, किसकी, हम इस वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली तो हमने बता दी, ट्राई नाइट्रोबेंजीन TNB। ट्राई से क्या आएगा, ये ट्राई से T आया, नाइट्रो से N आया और बेंजीन से B आया। ट्राई नाइट्रोबेंजीन किस प्रकार का पदार्थ है, तो उसका आंसर भी वही है, विस्फोटक। तो जब यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन में भी यही होता है, H2SO4 यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा कि जो बेंजीन से NO2 जुड़ेगा, ये पहली पोजीशन फर्स्ट यानी पहला नंबर का कार्बन यानी फर्स्ट कार्बन, और थर्ड नंबर का कार्बन और फिफ्थ नंबर का 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये बनेगा। तो दोनों पदार्थ यहाँ पर विस्फोटक प्रकृति के। तो ऐसे हमने जब फिनॉल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने एक यौगिक पढ़ा था पिक्रिक अम्ल, उसमें TNP ट्राई नाइट्रो फिनॉल बनता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, इसका आंसर भी है यहाँ पर विस्फोटक। तो जिसमें भी ट्राई नाइट्रो जुड़ा रहेगा उसकी अगर प्रकृति पूछता है, अब ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो गया, ट्राई नाइट्रोबेंजीन हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये सब विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ पर, C6H5N2Cl, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, C6H5Cl HCl, ये बनेगा यहाँ पर C6H5Cl और प्लस HCl। इसमें यहाँ पर N2 गैस भी बाहर निकलती है, जिसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया।
तो हमें बताना अभिक्रिया का नाम क्या है। तो अभिक्रिया का नाम है सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको हम? सैंडमेयर अभिक्रिया। सैंडमेयर एक वैज्ञानिक का नाम है, तो एक नेम रिएक्शन भी है कि जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को CuCl और HCl, अब यहाँ पर CuCl की जगह CuBr भी ले सकते थे, यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड की जगह क्यूप्रस ब्रोमाइड, यानी यहाँ पर क्या ले सकते थे हम, मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। CuBr भी यूज कर सकते थे और प्लस HBr भी यहाँ पर यूज कर सकते थे। तो HBr यूज करते तो यहाँ पर जो C6H5Cl है फिर C6H5Br बनता। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, हेलोजन चेंज कर दिया, Cl की जगह Br और Cl की जगह Br, ऐसा सैंडमेयर ने बताया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर सैंडमेयर अभिक्रिया। बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड को CuCl व HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं, ऐसा सैंडमेयर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, CH3COOH, ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में एसिटिक अम्ल है। N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। ये हमने पहले, यानी इसके पहले वाला जो चैप्टर समझाया था उसमें भी ये क्रिया आई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब RCOOH। अब R की जगह यहाँ पर कुछ भी रख सकते, CH3 रख दिया तो एसिटिक अम्ल और C6H5 रख दिया तो बेंजोइक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। उपस्थिति क्या रहेगी यहाँ पर? सांद्र H2SO4, इसकी उपस्थिति रहेगी। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहां से निकल जाएगा CH3 और यहां से एक N और यहां से दो H निकल जाएंगे, CH3NH। तो क्या बन जाएगा? CH3NH2, मैथिलेमीन। मैथिलेमीन एक प्राथमिक एमीन है, अभी हमने बताया। इसमें जो CH3 है वो R है, तो R से क्या जुड़ा होगा? NH2, तो हम इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन बना और N3 से N निकल गया तो N2 बचा और CO2 ने यहाँ पर क्रिया में भाग नहीं लिया। तो इसको किसने बताया था? ये तो मैंने आपको समझाया। इस क्रिया का हमें नाम बताना है, ऐसा श्मिट ने बताया था। किसने बताया था? श्मिट ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया, तो श्मिट अभिक्रिया यानी जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक एमीन में डिपेंड करता है हम कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर ले रहे हैं। हम एसिटिक अम्ल ले रहे हैं तो मैथिलेमीन बनेगा, बेंजोइक अम्ल लेते तो एनिलीन यहाँ पर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, C6H5NH2, CHCl3 और KOH। तो पहले हमें इनके नाम पता होना चाहिए। तो C6H5NH2 को हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनिलीन। और इसका IUPAC नेम एमिनोबेंजीन भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन जनरली एनिलीन के नाम से चलता है। CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, या इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन का व्युत्पन्न नहीं है, क्योंकि हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में पढ़ा है क्लोरोफॉर्म। और KOH का जो रासायनिक नाम होता है, K मतलब पोटेशियम और OH मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, और इसका साधारण नाम होता है कॉस्टिक पोटास। इसको कॉस्टिक पोटास भी बोलते हैं, क्योंकि नाम भी लिख के कुछ भी पूछ सकता था। तो जब इन तीनों की क्रिया करवाई जाएगी तो C6H5NC क्या बनेगा? फेनिल, और NC मतलब आइसोसाइनेट, क्रियात्मक समूह। तो यहां से निकलेगा C6H5N और यहां से निकलेगा C, तो C6H5NC। फिर यहाँ क्रिया को बैलेंस करने के लिए हमने 3KCl लिया और 3H2, ये बाहर निकलेगा। इसमें भी हमें अभिक्रिया का नाम बताना है। तो ये कार्बेल एमीन अभिक्रिया है, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन, अब यहां पर तो हमने एनिलीन लिया, तो प्राथमिक एमीन यानी RNH2, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, यानी जब उसमें एल्कोहल मिला हो, KOH मतलब कॉस्टिक पोटास और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ यानी बहुत ज्यादा बदबूदार पदार्थ बनेगा NC। इसको बोलेंगे हम आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बेल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो आइसोसाइनाइड बनेगा इसको हम कार्बेल एमीन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस क्रिया का नाम होगा यहाँ पर कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो ये क्रिया भी एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछी गई है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कैसे पूछी जाएगी, और भी कई रूपों में पूछी गई, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो प्राथमिक एमीन यानी RNH2, अब R की जगह CH3 ले सकते थे,
तो मैथिलेमीन हो जाता, C2H5 लेते तो एथिलेमीन हो जाता, और C6H5 तो हमने लिया ही है, तो हम उसको बोलेंगे फेनिलएमीन या एनिलीन, या उसका IUPAC नाम एमिनोबेंजीन के नाम से भी हम जानते। तो इसको हमें क्या बताना, इस क्रिया का नाम है, तो इस क्रिया को बोलते हैं कार्बेनएमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, C6H5NH2, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एनिलीन, और NaNO2 और HCl के साथ ये क्रिया करेगा तो बनेगा C6H5N2Cl। तो इसका नाम तो होता है एनिलीन, क्योंकि जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होगा तो इसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। और यहाँ पर इसका नाम, हालांकि ये क्रिया ऐसी आएगी लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, तो इसको बोलते हैं बेंजीन, C6H5 बेंजीन। और N2 यहाँ पर इसको बोलेंगे डाईएजोनियम, 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 और Cl के कारण क्या आएगा, क्लोराइड, तो इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। एक ये डाईएजोनियम लवण भी है, एग्जाम में पूछते भी हैं कि डाईएजोनियम लवण का उदाहरण दो, तो हमें इसी का उदाहरण देना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बट यहाँ पर हमें क्या पूछना है, जब एनिलीन बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित होगा, इसकी उपस्थिति में NaNO2, Na मतलब सोडियम और NO2 मतलब नाइट्राइट, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो इस क्रिया का नाम बताना है। तो इस क्रिया को बोलते हैं डाईएजोटीकरण, डाईएजोटीकरण, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। इस क्रिया का नाम है डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। तो मैं बता देता हूं, ये क्रिया भी एग्जाम में पूछते हैं। तो डाईएजोटीकरण अभिक्रिया के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब एनिलीन को ठंडे, अब इसको बोलते हैं ठंडे नाइट्रस अम्ल, यानी ठंडे नाइट्रस अम्ल भी लिख सकता था। तो जब एनिलीन को इस मिक्सचर के साथ गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यानी क्या होगा मैं बता देता हूं, NaNO2 किससे क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस और माइनस, प्लस माइनस से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, HNO2 और प्लस HNO2 प्लस NaCl, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर जो HNO2 बना इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। अब ये क्रिया करेगा किससे, एनिलीन से, यानी C6H5NH2 से क्रिया करेगा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल प्लस HCl, इसमें फिर पार्टिसिपेट करता है, फिर भाग लेता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा C6H5N, और यहाँ से एक N निकलेगा और Cl निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5N2Cl प्लस, अब क्या बचा यहाँ पर 2H ये बच गया, एक ये बचा और एक ये बचा, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बच गए यानी 2H2, ये बाहर हो जाता है। इस पूरी क्रिया को हम बोलते हैं डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, डाईएजोटाइजेशन। तो ऐसा भी पूछते हैं कि एनिलीन ठंडे नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, तो क्रिया का नाम बताओ, तब भी हमें क्या बताना, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ ऑब्जेक्टिव है, ये कई टाइप से एग्जाम में पूछा गया, बट आपको ये क्रिया ध्यान रखनी है। तो NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकता था, ठंडे नाइट्रस अम्ल का भी यूज कर सकता था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन मतलब जब R से 3 R से क्या जुड़े हो, 3 R से N जुड़ा हो, तब हम इसको बोलते हैं टर्शरी एमाइन, तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन का एसिलीकरण क्यों नहीं होता, यानी एसिलीकरण मतलब एसिड क्लोराइड, यानी RCOCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। और अगर R की जगह CH3 लिख देते तो CH3COCl हो जाता, तब हम इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया नहीं करता, मतलब उसका एसिडीकरण नहीं होता है। तो हम जानते हैं सारे एमिनो में हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जैसे प्राथमिक एमीन हो गया RNH2, तो N से H अटैच है। द्वितीयक एमीन हो गया डबल RNH, इसमें भी H अटैच है, लेकिन इसमें H अटैच नहीं है, तो हम बोलेंगे तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, सक्रिय हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन ना होने के कारण, या हम इसमें ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु ना होने के कारण। तो सक्रिय हाइड्रोजन ना होने के कारण उसका एसिडीकरण नहीं होता है। कुछ भी अगर पूछता है कि कोई भी तृतीयक एमीन होगा
वो क्रिया नहीं कर रहा है किसी से भी, तो उसका रीजन है कि उसमें हाइड्रोजन नहीं है, सक्रिय हाइड्रोजन ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, डाई एजोनियम क्लोराइड या एरिल डाई एजोनियम लवण का उदाहरण दीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया डाई एजोनियम क्लोराइड, ऐसे यौगिक बताना है जिसमें डाई एजोनियम क्लोराइड जुड़ा हो, और यहां पर पूछ रहा है कि वो एरिल होना चाहिए। एरिल मतलब जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो एरिल बनता है, यानी हम उसको बोलते हैं फेनल। तो फेनल समूह में जुड़ा होना चाहिए, तो उसका उदाहरण बताना है। तो यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकते थे C6H5N2Cl, या फिर इसका नाम अभी मैंने बताया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। हम इसका यहाँ पर नाम भी बता सकते थे फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बोल नहीं रहे कि नाम बताना है कि फॉर्मूला, तो दो में से हम कुछ भी लिख दे तो भी हमें इसके नंबर मिल जाते। बेंजीन और N2 को क्या बोल रहे हैं हम, डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहां मैं बता देता हूं आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या C6H5N2Cl, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं 17, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन मतलब एरोमेटिक यौगिक, हम बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्नों को एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। तो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, प्राथमिक का अर्थ है यहाँ पर कि उससे NH2 अटैच होना चाहिए, यानी C6H5NH2, इसको बोलेंगे प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को। अब देखो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन किसको बोल रहे हैं, क्लोरोफॉर्म को, CH3Cl, तथा एल्कोहल ये कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास किसको बोल रहे हैं, KOH को बोल रहे हैं। अभी हमने पढ़ा ये क्रिया। तो जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH, इन तीनों मतलब इन तीनों को गर्म करेंगे, क्रिया करेगा के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। तो अभी हमने बताया कुछ समय पहले क्या बनेगा, आइसोसाइनेट, लेकिन यहाँ पर उसने एरोमेटिक नाम दे दिया, इसलिए हमें इसका नाम बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें इसका यहाँ पर नाम बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे यहाँ यौगिक बनेगा C6H5NC, ये बनेगा, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंद होता है और दो सहसंयोजी बंद होते हैं। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए। इस पूरे को बोल रहे हैं हम यहाँ पर आइसोसाइनेट। तो C6H5 का नाम क्या है, यहाँ पर C6H5 का नाम है फेनिल, और बाकी NC पूरे को बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट। तो फेनिल आइसोसाइनाइड। तो कार्बल एमीन अभिक्रिया भी हम बोलते हैं हम, कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमेथेन और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनेट बनता है, इसे हम कार्बल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एनिलीन। अभी हमने ऊपर पढ़ा ठंडे नाइट्रस अम्ल, कितना ठंडा होना चाहिए टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से क्रिया कर क्या बनाता है, यहां हमें बताना क्या बनाता है। तो अभी हमने ऊपर क्रिया बताई थी कि एनिलीन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, यानी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया है, लेकिन बनता क्या है वो हमें बताना है। तो अभी हमने इस क्रिया को ऊपर समझा है, तो क्या बनेगा, बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस क्रिया का नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। जैसे हमने यहाँ पर ये इसका एक उदाहरण भी बताना, तो अभी हमने लेटेस्ट लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट, प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन मतलब RNH2 को, प्राथमिक एमीन को खाली स्थान व खाली स्थान के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ड यूज नहीं होना है। तो प्राथमिक एमीन को खाली स्थान व खाली स्थान के साथ गर्म करने पर क्या बन रहा है, बन रहा है एल्किल, एल्किल आइसोसाइनाइड बन रहा है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो खाली स्थान की पूर्ति करना है, तो प्राथमिक एमीन RNH2 तो दे ही रखा है, तो कार्बल एमीन अभिक्रिया है यहाँ पर। तो कार्बल एमीन अभिक्रिया में क्या यूज होगा, CHCl3, फॉर्मूला भी लिख सकते, नाम भी लिख सकते थे क्लोरोफॉर्म, इसका IUPAC नाम भी लिख सकते थे ट्राइक्लोरोमेथेन। और यहाँ पर KOH लिख रहा है हमें,
KOH नाम भी लिख सकते थे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक पोटास भी हम यहाँ पर लिख सकते थे। तो कार्बोलैमिन अभिक्रिया कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होंगे वो हमें बताना है। तो हम देख सकते हैं कार्बोलैमिन अभिक्रिया कितने प्रकार से पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H5COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। खाली स्थान से क्रिया करवानी है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनेगा C6H5NH2 CO2 और N2। अभिक्रिया पूर्ण करनी, केवल अभिक्रिया यहाँ पर हमें कंप्लीट करनी है। तो हम देखो पहले इसका मिलान करते हैं। तो इसमें C6H5 है, इसमें भी C6H5 है, ध्यान से देखना आप, C6H5 है। फिर यहाँ पर CO2 हो गया ये, तो यहाँ पर भी क्या हो गया CO2, यानी इतना तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है H है, तो यहाँ से भी हमने एक H लेस कर दिया, तो यहाँ पर NH हो गया, ध्यान दें यहाँ पर क्या हो गया NH, और यहाँ पर N2 जो यहाँ नहीं था तो हमने इसमें प्लस N2 ऐड कर दिया, तो इस पूरा क्या हो गया यहाँ पर N3H हो गया। ऐसे हमें क्रिया का मिलान करना है कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आएगा वो आएगा N3H, इसको बोलते हैं हम हाइड्राजोइक अम्ल। और हमने पढ़ा है श्मिट अभिक्रिया है कि प्राथमिक एमीन को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्राजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनता है, ऐसा श्मिट ने बताया था। तो इसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हमें इसमें क्या करना था, यहां पर बताना था कि इस रिक्त स्थान में क्या आना है। तो पहले आप यहाँ पर जितने परमाणु दिए हुए इस तरफ आप उसको अंडरलाइन कर लो कि इससे क्या क्या मैच हो गए, और जो नहीं हो पा रहा है उसको टोटल कर दो, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी, हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पर लिखना क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। एथिलएमीन अमोनिया से खाली स्थान क्षारीय, तो हमें बताना है एथिलएमीन ज्यादा क्षारीय कि अमोनिया ज्यादा क्षारीय। तो एथिलएमीन अमोनिया से कैसा क्षारीय, तो ये अमोनिया से अधिक क्षारीय है, अमोनिया से अधिक क्षारीय। क्योंकि मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूं कि जो क्षारीय प्रकृति होती है उसका ऑर्डर ये होता है C6H5NH2 सबसे कम क्षारीय, इसके बाद क्या आता है NH3 अमोनिया, इसके बाद आएगा यहां पर तृतीयक एमीन यानी R3NH2 आएगा, इसके बाद यहां पर आएगा द्वितीयक एमीन यानी R2NH, और फिर यहां पर आएगा R यानी प्राथमिक एमीन। इसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना है कि यहां पर जो एनिलीन होता है, अमोनिया है, तृतीयक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, और ये प्राथमिक एमीन है। हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर केवल N आना था, क्या आना था यहाँ पर N, R3N, R2NH और RNH2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी पोजीशन। अगर सपोज करो कि यहाँ पर एथिलएमीन है, तो अगर हमने यहाँ पर रखा C2H5NH2, C2H5NH2 यहाँ पर रखा, और किससे कंपेयर कर रहा है यहाँ पर अमोनिया से, तो अमोनिया यहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय इसमें ये है। तो ये अगर हम ऑर्डर देखें तो इससे पता चल रहा सबसे कम क्षारीय, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या बता रहे हैं इसमें C2H5NH2। तो एथिलएमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, तो इस ऑर्डर को देख के क्या लग रहा है हमें, अधिक क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन जब R से क्या अटैच होगा, NO2 अटैच होगा, तब हम उसको बोलते हैं प्राथमिक नाइट्रोएल्केन। की क्रिया किससे करवानी है, नाइट्रस अम्ल से करवानी है। तो कौन सा यौगिक यहाँ पर हम बनेगा, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के पहचान की, विक्टर मेयर, लूकास परीक्षण, हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण, हमने एक क्रिया पढ़ी थी। तो उसमें एक स्टेप आई थी, यानी फर्स्ट स्टेप, जब हम प्राथमिक एल्कोहल की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा रहे थे, तो उसमें ये स्टेप आती है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जो नाइट्रो एल्केन है उसको हम ऐसा भी लिखते हैं RCH2NO2, इसको बोलते हैं प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2, क्या होता है HNO2। हम क्रिया करवाने में HONO भी लिखते हैं यहाँ पर HONO।
तो इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर हम देखें नाइट्रस अम्ल का, तो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा एन अटैच है, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा एन अटैच है, और यहां पर इससे OH, तो ऐसे हो जाएगा HNO2। तो यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी क्रिया में क्या निकल जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। अब 2H बाहर निकले तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और N से O बाहर निकल गया तो N के 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा RC, और डबल बॉन्ड द्वारा क्या जुड़ जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा NOH, ये नीचे डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएगा, और आगे इससे क्या जुड़ा रहेगा, NO2 तो उसमें जुड़ा ही था। तो यहाँ पर जो बनेगा, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से क्रिया कर कौन सा यौगिक बनाता है, तो हमें इसका नाम लिखना है। तो इसका जो हमने अभी बनाया, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम होता है नाइट्रोलिक अम्ल। तो मैंने क्रिया बताई कि ये बनता कैसे। तो जब आप विक्टर मेयर क्रिया पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की, तब इस यौगिक का निर्माण होता है नाइट्रोलिक अम्ल। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। C6H5NO2 का जब रिडक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, इसकी उपस्थिति में SnHCl यानी 10HCl, एक यहाँ पर ये मतलब अपचायक है, यानी अपचायक की भांति कार्य करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन O2 के साथ क्रिया कर लेंगे तो 2H2O बन जाएगा। सब कुछ दे रहा है, हमें X पहचानना है यहाँ पर। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो N से डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन और उपसहसंयोजी बंध द्वारा O अटैच था, यानी अगर हम इसकी संरचना देखें C6H5, ये इसका स्ट्रक्चर था यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन निकल गए, दोनों ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन के साथ निकल गए। कितने हाइड्रोजन के साथ, 4। तो क्या बना लिया इसने, 2H2O बना लिया। अब 2H2O बना लिया तो इतना बाकी रह गया। अब जो 2H है, अब इसका लोन पेयर, चूंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसी के पास रह गया। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ऑक्सीजन निकला इससे बाहर, इसकी जगह 2 बचे हुए H अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C6H5NH2। क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। तो हमें X उत्पाद का नाम भी बताना है और सूत्र भी बताना है। तो सूत्र तो हमने बता दिया C6H5NH2, और बाकी हम इसका नाम भी जानते हैं। जब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिलीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथिल आइसोथायोसाइनेट यानी CH3NCS, CH3 की जगह हम R भी लिख सकते हैं, NCS यानी CH3 एक R है, में खाली स्थान के समान गंध होती है। तो हमने बताया कि मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में एल्किल आइसोथायोसाइनेट बनता है। अब घुमा दिया, R की जगह CH3 रख दिया, मेथिल आइसोथायोसाइनेट हो गया। तो किसके समान गंध होती है, सरसों के तेल के समान गंध होती है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, सरसों के तेल। तो हमने पढ़ा है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोथायोसाइनेट RNCS बनता है, जिसमें सरसों के तेल के समान गंध होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो यौगिक बना है उसमें गंध कैसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खाली स्थान एमीन देते हैं। तो हमने पढ़ा है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। तो यहाँ पर एमीन तो लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन मतलब RNH2। तो हमने पढ़ा भी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनेट बनता है, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं, इसलिए ये क्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें ये बताना कौन से एमीन ये परीक्षण देंगे। नेक्स्ट, आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, आइसोसाइनाइड मतलब RNCS। अब क्या पूछ रहा है, कार्बिल एमीन में जो बन रहा है वो परीक्षण केवल खाली स्थान देते हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा यहाँ पर प्राथमिक एमीन, यानी प्राथमिक एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं 27, एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया, खाली स्थान है, एमाइड, एमाइड से एमीन बनाने की अभिक्रिया।
एमाइड। अब एमाइड क्या होता है, जब R से CONH2 जुड़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं हम एमाइड। से क्या बनाना है हमें, एमीन बनाने की अभिक्रिया। एमीन में जनरली इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, यानी RNH2 बनता है। तो एमाइड से एमीन, मतलब एमाइड से जो एमीन बनेगा वो प्राथमिक एमीन बनता है। तो कौन सी अभिक्रिया में बनता है, तो इस अभिक्रिया का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया, एग्जाम में भी पूछते, तो ये क्रिया मैं आपको समझा देता हूं। तो RCONH2 इसको तो क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। अब R की जगह हम कुछ भी रख सकते थे, R की जगह CH3 रख देते तो एसिटामाइड हो जाता, और R की जगह C6H5 रख देते तो बेंजामाइड हो जाता। तो RCONH2 को ब्रोमीन के साथ गर्म करेंगे, Br2 ब्रोमीन जल के साथ, और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम यूज कर सकते थे। तो जब इन तीनों को गर्म करेंगे, ऐसा हॉफमैन बता रहे थे, तो यहां से निकलेगा R और यहां से निकलेगा NH2। तो क्या निकल जाएगा, RNH2। अब RNH2 का नाम क्या होता है, एमीन है, एमीन में प्राथमिक एमीन है। और जो यहाँ पर Br निकलेगा वो किसके साथ निकलेगा, सोडियम के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा NaBr। क्या बन जाएगा, NaBr2 लगा देंगे। अब बचा क्या है, यहाँ पर बचा है यहाँ पर CO और बचा है यहाँ पर OH। तो जो निकलेगा ये भी निकलेगा यहाँ पर Na2CO3। क्या निकलेगा यहाँ पर, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ पर हम सोडियम की संख्या बढ़ा देंगे, 4 कर देंगे। अब पूरी रिएक्शन में हम देखते हैं H कितने यूज हुए, तो NH2 तो ऑलरेडी निकल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर H कितने, 4 है। अब 4 में से केवल NH2 निकला है, और ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 4 और 1 5 है। तो 5 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गए, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, यानी यहाँ पर एक और यौगिक निकलेगा 2H2O। तो इसको बोलते हैं हम हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। एसिड ब्रोमाइड को ब्रोमीन जल के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते तो प्राथमिक एमीन बनता है, इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बता रहे थे, एमाइड से एमीन बनाने की क्रिया हॉफमैन ब्रोमामाइड, जिसको हमने बताया। फिर जलीय विलयन में C2H5NH2 और C6H5NH2 में अधिक क्षारीय कौन है, तो अभी हमने क्षारकता का क्रम बताया था। सबसे दुर्बल क्षारीय होता है एनिलीन और प्रबल क्षारीय होता है C2H5NH2। तो अधिक क्षारीय कौन है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम आंसर कि C2H5NH2। C2H5NH2 आंसर भी लिख सकते थे, या इसके साथ हमें ये बता देना है अधिक क्षारीय है। क्या लिख सकते थे हम, अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय है C2H5NH2, क्योंकि हमने इसका अभी ऑर्डर बताया था, इसका क्रम बताया था। नेक्स्ट C6H5NH2 का IUPAC नाम बताना, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वैसे इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एनिलीन। और IUPAC नाम, NH2 को बोलेंगे अमाइनो, तो एमिनो बेंजीन इसका IUPAC नाम है। अब आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं भी कुछ भी, इसलिए बार बार आप एक जो यौगिक है उसका जो सूत्र है उसको कितने नामों से आप जानते हैं, कितने नाम हमारे सिलेबस में दिए हैं, यानी हमारे चैप्टर में, वो सारे नाम हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव किसी भी रूप में बोर्ड दे सकता है। नेक्स्ट, एमीन की संरचना या आकृति कैसी होती है, तो चूंकि हमने बताया जो एमीन बना है वो किससे बना है, एमीन बना हुआ है अमोनिया से। तो अमोनिया की आकृति पिरामिडीय होती है, क्योंकि उसमें लोन पेयर होता है। जो लोन पेयर होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, और इससे कितने एच अटैच है एमीन में, मान लो प्राथमिक एमीन की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोन पेयर, इसको बोलते हैं LP, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, ये भी पेयर है, तो इसको बोलते हैं BP, बॉन्ड पेयर।
तो लोन पेयर क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है। वैसे तो नाइट्रोजन में sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण में आकृति चतुष्फलकीय और बंध कोण 109 डिग्री 28 का आता है, लेकिन लोन पेयर नहीं होना चाहिए। यानी VSEPR जो थ्योरी है, यानी VSEPR थ्योरी यानी वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, VSEPR जो थ्योरी बताती है कि लोन पेयर नहीं है तो संकरण का पालन करेगा, और लोन पेयर है तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है। कभी कभार जो सेंट्रल एटम होता है उसमें लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होते तो उनमें भी आपस में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण फिर वो संकरण के नियम का पालन नहीं करते, यानी इसकी आकृति चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी, लेकिन चतुष्फलकीय से कैसी हो जाती है, पिरामिडीय। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, पिरामिडीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेथिलएमीन एथिलएमीन से खाली स्थान है। तो अभी हमने बताया एथिलएमीन मेथिलएमीन एथिलएमीन से कम क्षारीय होता है। कैसा होता है, कम क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन हमारे बचे हुए, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा खाली स्थान यौगिक बनाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा है प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं। प्राथमिक एमीन मतलब RNH2। तो प्राथमिक एमीन नाम लिख सकते थे अब, क्योंकि ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा कि नाम बताओ या सूत्र बताओ। RNH2 भी अगर हमें याद आ जाता तो भी हमें इसके नंबर मिल जाते। तो हाफमैन ब्रोमामाइड यानी जब एसिड एमाइड को ब्रोमीन जल और NaOH या KOH के साथ गर्म करते तो प्राथमिक एमीन बनता है, ऐसा हाफमैन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, डाईएजोनियम लवण का नाम लिखिए। ये ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो डाईएजोनियम लवण में सबसे अच्छा उदाहरण है C6H5N2Cl। चूंकि नाम बताना है तो C6H5 का नाम होगा यहाँ पर बेंजीन और N2 का नाम होगा यहाँ पर डाईएजोनियम, क्योंकि ये अमोनियम से आता है, और Cl को बोलेंगे यहाँ पर हम क्लोराइड, डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये डाईएजोनियम लवण का नाम है। तो हमने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े, किस टाइप से पढ़े, एक ही ऑब्जेक्टिव को कितना घुमाकर पूछते, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक दो बार अगर आप वीडियो देख लोगे, चूंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो इसमें से 90% ऑब्जेक्टिव तो आपके क्लियर होंगे। जो आपको लगता है कि ये नया था उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और उसको ध्यान रखना है, बार बार पढ़ते रहना है। और चूंकि मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा टफ होते, क्योंकि चाहे मैथ साइंस वाला हो या बायो साइंस वाला, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, क्योंकि बेसिक उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मेरे चैनल में मैंने बेसिक के भी बहुत अच्छे वीडियो बनाए, आप जाके देख सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे और आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं वो क्या है, पढ़ने में माइंड में नहीं बैठता है, लेकिन हम किसी वीडियो से वो क्वेश्चन देखते तो बहुत जल्दी समझ में आ जाते। तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमारा एग्जाम के भी शुरू होने वाले, तो दूसरे सब्जेक्टों में भी हम लग जाएंगे। तो अभी हमारे पास ये बहुत यूनिक समय है पढ़ने का। इस समय में हर सब्जेक्ट को एक बार आप रिवाइज कर लो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल्स हो, डेरिवेशन हो, या फिर बड़े बड़े क्वेश्चनों के आंसर हो। अभी आपके पास समय, तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियो देखें तो आपके ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। और भी मैं लगातार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डालता जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरी केमिस्ट्री कवर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आते से ही वीडियो देखिए जब भी आपके पास समय मिले। हिंदी मीडियम के बच्चों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, यानी बहुत कम उनके पास विकल्प होते हैं, इसलिए कहीं भी कुछ भी देखने लगते हैं। हमें पर्टिकुलर वही चीज देखनी है जो एग्जाम में आनी है। अगर ऐसा करते तो हमारे केमिस्ट्री में, रसायन में बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें, अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी शेयर करें, उनके लिए भी मैंने लगभग बहुत सारा कंटेंट डाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।